किस्मतें, एक और नए दिन, नई कहानी। इज्जत। सलीके से किए गए मेकअप को आखिरी टच देने के बाद आयशा ने आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया। ओके के सिंगल मिलते ही वो ज्वेलरी पहनने लगी। एक हाथ में चूड़ियाँ, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहनकर, कानों में बड़े बड़े झुमके पहनकर अब वो बिल्कुल तैयार थी। सामने लगा आईना इसे सराह रहा था। वो अच्छी लग रही थी। मुतमईन होकर वो आईने के सामने से हट गई। या अल्लाह, आप भी तैयार हो गई हो, दिल में दुआ करते वो कमरे से बाहर आई। आप भी तैयार हो गई? आप तो जल्दी करें, देर हो रही है। सीढ़ियों के सरे पर खड़ी होकर वो ज़ोर से बोली, हाँ आयशा, मैं तैयार हूँ, बस कपड़े बदल लूँ फिर निकलते हैं। मैंने कौन सा मेकअप करना है? आप ही ने कहा। जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। उफ, आयशा ने खौफ से सर झटका। जितनी वो चाको चौबंद फुर्तीली थी, आप ही उतनी ही सुस्त वाक़ई हुई थी। 1 बजने वाला था। पहले ही बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से इतनी देर हो गई। असल में बच्चे सेकंड शिफ्ट में स्कूल जाते थे। उनके लिए स्कूल जाने के बाद तैयार होने की वजह से वो पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। अब वो बेशक आप ही ने मेकअप नहीं करना था, मगर नहाकर कपड़े बदलने और बाल बनाने में टाइम तो लगना था। आयशा ने घड़ी को देखा जो 1 बजा रही थी। करीब की मस्जिद में अजान शुरू हो चुकी थी। या अल्लाह, जल्दी तैयार हो जाएं आप ही, वरना वहाँ तो रश होगा, पाँव रखने की जगह भी नहीं होगी। आयशा को अपने यहाँ होने वाली तकरीबात का अंदाज़ा था, इसलिए परेशानी बजा थी। अब यहाँ खड़े होकर कड़कने से बेहतर था वो अंदर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाती। बेशक दिसंबर का महीना चल रहा था, मगर मेकअप में पसीना आ ही जाता है। वो अंदर आकर बैठ गई। तकरीबन 15 मिनट बाद आप ही की आवाज़ आई, आयशा, अबाया पहन कर आ जाओ। उसने शुक्र कहा और जल्दी से अबाया पहनने लगी। आप ही आयशा की 5 नंदों में से सबसे बड़ी थी, जो शादी के बाद शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर एक हादसे में उनका शौहर ज़िंदगी की बाजी हार बैठा और आप ही अपने बच्चों के साथ एक बार फिर मैके की दहलीज पर आ बैठी। सबने छोटी और लाडली बेटी की शादी करने के बाद आयशा की सास के दिल में क्या समाई कि उन्होंने कुरान पाक पढ़ने का इरादा किया। नासरा वो पढ़ चुकी थी, अब तर्जुमे से पढ़ना चाहती थी। बखौर इनके घर में बैठकर गीबतें करने से बेहतर है कि वो अपना वक्त अल्लाह के कलाम पढ़ने में सर्फ करें। किसी को क्या इतराज़ हो सकता था? वो अपनी बड़ी बेटी आपी और उनके बच्चों के साथ निचले पोर्शन में रहती थी। आयशा के शौहर अहमद ने माँ और बेवा बहन की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से उठाई हुई थी। आज की ये तकरीब जिसमें जाने के लिए आयशा और आप भी तैयार हो रही थी, अम्मा की उस्तानी के घर थी, जहाँ अम्मा आयशा की सास कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने जाती थी। उस्तानी साहिबा की बेटी की शादी थी। दिन में दर्स कुरान रखा गया था, जिसमें बयान होने थे, बड़ी बड़ी मामलात में आकर बयान करने थे, जिसके बाद दुआ होती। दोपहर का खाना मेहमानों को खिलाया जाता और शाम में उस्तानी की बेटी ने रुखसत हो जाना था। अम्मा सुबह ही तैयार होकर चली गई थी, बेटी और बहू को ये नसीहत करके कि जल्दी आना, वरना रश बहुत हो जाएगा, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब बच्चों को स्कूल भेजकर तैयार होने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। घर ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। जब ये दोनों वहाँ पहुँची तो दरवाजे पर रश लगा हुआ था। औरतों का हुजूम इकट्ठा था। घर के अंदर जगह नहीं थी। अब तो ये हैरत की बात थी, औरतें गली में क्यों खड़ी हैं? आयशा और आपी ने एक दूसरे को देखा। वहाँ कुछ जान पहचान वाली औरतें भी खड़ी थी। उनसे सलाम दुआ की। अंदर बहुत ज़्यादा रश है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है। हम अंदर गए, फिर वापस आ गए। इन औरतों ने बताया, अब क्या करें आप ही,
عائشہ نے آپی سے پوچھا، آؤ کسی طریقے سے اندر چلتے ہیں۔ آپی نے کہا اور دروازے پر کھڑی عورتوں کے بیچ سے راستہ بناتی اندر جانے لگی۔ عائشہ نے بھی ان کی تقلید کی اور رش میں راستہ بناتی کسی نہ کسی طریقے سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ پریشان کن تھا۔ عورتیں ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے پر گر رہی ہیں۔ ابھی ابھی دعا ختم ہوئی تھی۔ وہ 2 کمروں کے گھر کا برآمدہ عورتوں سے بھرا تھا۔ ہجوم کے اس طرف کمروں کے دروازوں کے پاس صوفے رکھے گئے تھے جس پر معزز معلومات بیٹھی تھی۔ انہوں نے کھانا بھی وہیں کھانا تھا یا پھر اندر کمرے میں عزت و پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں کھانا دیا جاتا۔ باقی عورتیں باہر برآمدے میں بچھائی گئی چٹائیوں پر بیٹھی تھیں۔ اماں بھی ہجوم کے دوسری طرف بیٹھی تھیں۔ عائشہ نے نظر دوڑائی، کہیں ایک طرف اتنی جگہ مل جائے کہ وہ سکون سے عبایا اتار سکے۔ نیچی بیٹھی عورتیں اچھی انہیں پیچھے سے ہٹنے کو کہہ رہی تھیں تاکہ وہ کھل کر بیٹھیں اور سکون سے کھانا کھا سکیں۔ تب ہی انہیں استانی اور ان کی ساس نظر آئیں جو ہجوم کے دوسری طرف کھڑی تھی اور دروازے پر کھڑی عورتوں کو باہر جانے کے لیے کہہ رہی تھی، ابھی آپ لوگ باہر جائیں، جب یہ لوگ کھانا کھا لیں تو آپ لوگ اندر آ کے کھا لینا۔ وہ ہاتھوں سے بھی اشارہ کر رہی تھی اور زور زور سے بول بھی رہی تھی۔ عائشہ کو بات مشکل سے سمجھ میں آئی، مگر جب سمجھ میں آئی تو غصے اور حیرت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بلکہ وہ وہاں موجود سب عورتیں حیران تھیں کہ جنہیں باہر جانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ عائشہ آپی کے ساتھ جس طرح مشکل سے پھنس کر اندر آئی تھی اسی طرح مشکل سے باہر نکل گئیں۔ باہر اب رش بڑھ چکا تھا، عورتیں اب بھی آ رہی تھیں۔ میں تو یہاں نہیں کھڑی ہوں گی، میں گھر جا رہی ہوں، عائشہ نے غصے سے کہا۔ آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ کیا ہو گیا عائشہ، تھوڑی دیر تو رکو، آپی جلدی سے بولی۔ میں نہیں رک سکتی آپی، اور آپ بھی چلیں میرے ساتھ، یہاں ذلت سے گلی میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ ہم عزت سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ ایسے ذلت والا کھانا میں نہیں کھا سکتی، عائشہ سختی سے بولی۔ بات تو سنو عائشہ، ابھی تھوڑی دیر میں اندر جگہ بن جائے گی تو چلے جائیں گے، اندر تھوڑی دیر صبر کر لو، آپی لجاجت سے بولی۔ میں 1 منٹ یہاں نہیں رک سکتی، ہمیں عزت سے بلایا تھا تو عزت سے گھر کے اندر بٹھاتے، اپنے گھر میں جگہ نہیں تھی تو پڑوس کے گھر کسی گھر میں بٹھا دیتے، اس طرح ذلیل کر کے گلی میں تو نہ کھڑا کرتے۔ عائشہ بات سنو، یہ سب عورتیں بھی تو کھڑی ہیں یہاں، صرف ہماری شان میں کمی نہیں آ رہی، یہاں کھڑے ہونے سے استانی بھی یہی کہیں گی۔ عائشہ نے ایک نظر گلی میں کھڑی عورتوں کو دیکھا جو گرمی اور پسینے سے بے حال تھیں، ساتھ روتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے۔ کچھ عورتوں نے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر بہلایا ہوا تھا، کچھ عورتوں نے تو بچوں کو بھیڑ میں لگایا تھا۔ ان سب کو یہاں نہیں رکنا چاہیے، کسی ایک کو بھی یہاں کھڑا ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے، ان سب کو اپنے گھروں میں جا کر عزت سے کھانا کھانا چاہیے، عائشہ دبی دبی سرگوشی میں بولی۔ عائشہ پلیز بات سمجھنے کی کوشش کرو، اماں بھی اندر ہیں، ہم بھی تھوڑی دیر میں اندر چلے جائیں گے، دیکھو سب عورتیں کھڑی ہیں، صرف ایک تم چلی گئی تو صرف ایک میں ہی نہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلے رہی ہیں، میں آپ کو یہاں بے عزتی والا کھانا نہیں کھانے دوں گی، نہ میں آپ کو یہاں گلی میں کھڑا ذلیل ہونے دوں گی، میرے ساتھ چلیں، شام کو میں آپ کو بھوت بیسن سے اسٹوڈنٹ بریانی منگوا کر گھر میں عزت سے بٹھا کر کھلا دوں گی، چلیں۔ عائشہ نے آپی کا ہاتھ پکڑ کر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رکو عائشہ، بات سنو، آپ نے اپنا ہاتھ جھڑاتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جا سکتی، اماں کی استانی ناراض ہو جائیں گی، اگر ہم اس طرح چلے گئے تو۔ کیا؟ عائشہ مڑ کر حیرت سے بولی۔ وہ کیوں ناراض ہوں گی؟ ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے، خفا تو ہمیں، بے عزت ہمیں کیا جا رہا ہے، ہم خود سے تو اٹھ کر نہیں آ گئے، ہمارے گھر آ کر استانی نے عزت سے ہمیں ایک گھر آنے کی دعوت دی تھی، اب ہم آئے ہیں تو عزت سے ہمیں گھر کے اندر بٹھائیں، بے شک کھانا نہ کھلائیں،
हम खाना खाने के भूखे नहीं हैं। खाना इंसान अपने घर में भी खा लेता है। इज्जत से हमें घर के अंदर बिठाएं या गली में जलील करके खड़ा ना करें। अपने घर में जगह नहीं है तो पड़ोस के घर में बिठा दें। यहाँ तो यही होता है कि सारे घर में छोटे हैं, लोग मेहमानों को पड़ोस में बिठा देते हैं और अपने घर में खाना खिला देते हैं, या फिर मेहमानों को अपने घर में बिठाते हैं और खाना पड़ोस के किसी घर में खिला देते हैं। उस तानी ने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी। क्या किसी पड़ोसी से भी इतने ताल्लुकात ना बनाए कि अपने मेहमानों को इनके घर बिठा देते। आयशा की आवाज़ गुस्से से बुलंद हो रही थी। आप ही ने घबरा कर औरतों को देखा जो अब इनकी तरफ मुतवज्जा हो रही थी। आयशा ने भी औरतों की तरफ देखा। अंदर घर में खाना खुल चुका था। देगी चिकन बिरयानी और जर्दे की खुशबू सारे में फैल चुकी थी। बच्चों ने भूख की शिद्दत से और ज़्यादा भड़क कर रोना शुरू कर दिया था। धूप में खड़ी औरतें अब अपने आप से बाजार दिखाई देती थी, मगर डीठ बनकर खड़ी थी। चली क्यों नहीं जाती ये सब वापस अपने घर? आयशा ने कड़क कर सोचा और आप ही की तरफ मुतवज्जा हुई। बस बहुत हो गया, आप ही चले, मैं और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर जा रही हूँ। मुझे खुशी होती अगर आप भी मेरे साथ चलें, मगर आप नहीं जाना चाहती तो आपकी मर्ज़ी में जा रही हूँ, आयशा ने कहा और एक नज़र गली में खड़ी औरतों पर डाली। जी चाहा इन्हें भी खरी सुना दे, मगर जब किसी को खुद अपनी इज्जत का एहसास ना हो तो दूसरों के दिलाने से भी नहीं होता। उसने गहरे सांस ली और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। औरतों ने हैरत से इस पर पुरवकार चाल रही लड़की चलती देखा तो इज्जत से सर उठाए वापस जा रही थी। किसी ने भी इसकी तकलीफ नहीं की। अंदर से आने वाली बिरयानी की खुशबू ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मशगूल कर ली। हो ना हो बेवकूफ़, उन्होंने दिल में सोचा। 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करती आयशा घर पहुंची। हाँ, इसे इन औरतों पर गुस्सा था जो वहाँ खड़ी रही थी। उसने अपने बड़ों से हमेशा ही सुना था और पढ़ा भी था कि फट पड़े वो सोना जिससे टूटी कान। क्या यहाँ खड़ी किसी औरत को भी इसका मतलब नहीं मालूम था? शुक्र है मैं दरवाजे की एक चाबी इसके पर्स में हमेशा मौजूद थी। लॉक खोल कर ऊपर आई, अबाया उतारा, कूलर से ठंडा पानी का गिलास भरकर पानी पिया और कमरे में आकर पंखे के नीचे बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता इतने असाब ढीला पड़ने लगे, वो पुरसुकून होने लगी। इसे ज़ोरों की भूख लगी थी। वो उठी फ्रिज का जायज़ा लेने लगी। रात का बैंगन का आलू का सालन रखा था और साथ थोड़ा सा दही भी था। उसने दोनों चीज़ें निकाली और किचन में आकर जायज़ा लेने लगी। हॉट पॉट में रात की आधी रोटी पड़ी थी, सुबह का थोड़ा सा पराठा भी था। उसने दोनों चीज़ें ली, अंदर आकर पंखे के नीचे बैठकर मज़े से खाने लगी। पंखे की ठंडी हवा, फ्रिज का ठंडा बैंगन आलू का सालन, रात की ठंडी रोटी, वो ऐसे मज़े लेकर खा रही थी जैसे इससे ज़्यादा मज़े का खाना कभी खाया ही ना हो। सच है, ये ठंडा खाना इस चिकन बिरयानी से बहुत बेहतर है जिससे वो छोड़ आई थी।